हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो राजस्व लेखपाल की भर्ती परीक्षा कराई गई थी 2015 में, उसके हल प्रश्न पत्र को देखेंगे और व्याख्या सहित उसको समझेंगे। ठीक है साथियों, तो जो परीक्षा हुई थी वो 13/9/2015 को हुई थी। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है 13/9/2015 मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, और व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है ये। तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दबा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर हम डाल रहे हैं अपने चैनल पर तो वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भाग 1। ठीक है, यहाँ पे भाग 1 हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। निर्देश इसमें दे रहा है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। पहला है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपनों से बड़ों पर क्रोध करना। सी है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। और डी किसी बात पर शर्मिंदा हो क्रोध करना। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे होता है, इसका सही ऑप्शन ए है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ऑप्शन ए है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। 2 है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। सी है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। और डी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो ये डी ऑप्शन सही, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका सही अर्थ है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला है, अगले क्वेश्चन में देखिए निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर शब्द चुनिए। ठीक है, तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कृष है। कृष, तो कृष का विलोम क्या होता है। तो ए है बिटप, बी है हष्ट पुष्ट, और सी है केस, और डी है भाव। तो कृष का जो विलोम होता है वो होता है हष्ट पुष्ट। ठीक है, यहाँ देखिए बी ऑप्शन इसका सही है। कृष का विलोम हष्ट पुष्ट होता है। कृष का यहाँ पर लिखा भी है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। कृष का अर्थ दुबला पतला होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा है कि अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। तो ए सर्वज्ञ, बी अभिज्ञ, सी अवज्ञ, और डी कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होता है। अल्पज्ञ का अर्थ थोड़ा जानने वाला तथा सर्वज्ञ का अर्थ सब कुछ जानने वाला होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ तथा कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है उनका भी विलोम दे दिया है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन। ठीक है, तो खूंटी शब्द का बहुवचन देखिए, एक खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटियाँ, खूंटियों। ठीक है, तो इसका खूंटी शब्द का बहुवचन होता है खूंटियाँ। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, खूंटियाँ। और देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ है। शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है वही बहुवचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर का। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा, तो इसका दूसरा शब्द बताना है। तो अज अजन्मा ऑप्शन ए है आजन्म, बी है निर्भीक, और सी है आजीवन, और डी है ईश्वर। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का है अज अजन्मा, तो इसका दूसरा अर्थ होता है ईश्वर। अज अजन्मा का अर्थ होता है कि जिसका कभी जन्म न हुआ हो न मृत्यु हुई। तो ईश्वर को ये माना गया कि इनका न जन्म हुआ है न मृत्यु हुई है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि।
देखिए सब प्रतिनिधि लिखा है, लेकिन अब किसी में छोटी बड़ी का मात्रा में अंतर है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से प्रतिनिधि, जो एक नंबर ए नंबर ऑप्शन है प्रतिनिधि, आप ध्यान से देखेंगे तो यही शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए निर्देश दिया है। निर्देश हम लोग पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। देखिए जैसे लिखा है विद्यालय में यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो जलपान को, देखिए विद्यालय में जलपान की होना चाहिए, यानी कि ये जलपान को है तो ये गलत है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बी ऑप्शन हमारा सही करेंगे, इस पे गोला करेंगे। ठीक है, कि त्रुटि किस में है? जलपान को वाले में। ठीक है, चलिए अगला है 9। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो अच्छी लगती है ये क्या है? ये गलत है। तो देखिए पहले ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए मुझे ए रेलगाड़ी में यात्रा करना, यहाँ तक तो सही है। बी अच्छी लगती है, लगता है होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन पे हम लोग ट्रिक करेंगे क्योंकि यही गलत है। हमको यही पकड़ना है कि कहाँ पे गलती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। निम्न से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम ढूंढना है कि कौन सा अक्षर तत्सम है। ठीक है, कौन सा शब्द? तो आज, आँख, अग्र, आग, इसमें कौन सा तत्सम है? तो देखिए अग्र जो है वो क्या है? तत्सम है। चलिए इसका हम लोग पढ़ लेते विस्तार से। दिए गए शब्दों में से अग्र तत्सम शब्द है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली शुद्ध संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं। शुद्ध संस्कृत को तत्सम कहते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होती है। ठीक है, और आज का तत्सम अध, आँख का तत्सम अच्छी तथा आग का तत्सम अग्नि होता है। ठीक, तो चलिए ये भी हम लोग समझ गए कि आज का तत्सम क्या होता है? अध्य होता है, आँख का तत्सम अच्छी होता है, और आग का अग्नि होता है। आग का अग्नि होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ें। ये 11 नंबर और 12 नंबर के लिए यहाँ पे निर्देश दिया है। निर्देश देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की, एक शब्द चुनना है 11 और 12 के लिए। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी, इसका एक शब्द क्या होगा? तो यही आपको चुनना है। ए है द्रोण, बी है बेसिन, सी है घाटी, और सी है उपत्यका। तो जो पर्वत की तलहटी होती है उसको हम लोग उपत्यका कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह डी ऑप्शन आपका सही, उपत्यका। ठीक है, चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो जो कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कृपण ए है, बी है मसृण, सी है मितव्ययी, और डी है अल्प व्ययी। तो इसका होगा ए ऑप्शन सही होगा, कृपण। ठीक है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द होता है कृपण। चलिए अब देखिए फिर 13 और 14 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे निर्देश दिया है। तो निर्देश में क्या दिया है? प्रश्न संख्या 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बीच में जो रिक्त स्थान आ रहा है उसकी हमको पूर्ति करना है। तो 13 नंबर क्या है क्वेश्चन? उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचता। तो इसमें क्या सही रहेगा? शत्रु, सहयोगी, विपक्षी, प्रतिरोधी। तो इसमें यहाँ पे भरा जाएगा शत्रु ए। उसका हृदय इतना कोमल है कि कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा, अपने शत्रु को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन भरा जाएगा। 14 नंबर है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए?
उद्धृत, प्रबुद्ध, संबद्ध या उद्धत। तो देखिए उद्धत रहना चाहिए, ठीक है, उद्धत रहना चाहिए, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद, तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची होता है, देखिए ये ऑप्शन पढ़ लें, कल्प वृक्ष, केवड़ा, कमल, गुलाब। तो देखिए जो अरविंद शब्द है उसका पर्यायवाची होता है कमल, कमल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी है, दिए गए विकल्पों में से कमल अरविंद का पर्यायवाची है। कमल जो है वो अरविंद का पर्यायवाची है। अरविंद के अन्य पर्यायवाची अज, इस अरविंद के अन्य पर्यायवाची भी हैं, अज है, पंकज है, जलज है, सरोज है, नीरज है, अंबुज, वारिद है, इंदिवर है, राजीव है, उत्पल है। ये सब क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में कौन सी संधि है, ए है अयादि संधि, बी है यणि संधि, सी है व्यंजन संधि और डी है विसर्ग संधि। तो निर्धन में कौन सी संधि है, तो निर्धन में विसर्ग संधि है। अब जब हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम पूरा एक्सप्लेन करते चलें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधारण, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो देशांतर में समास है कर्मधारण, कर्मधारण समास है देशांतर में। चलिए इसका एक्सप्लेन थोड़ा हम लोग पढ़ लें, जो जरूरी लगे उसको पढ़ लिया जाए। देशांतर में कर्मधारण समास है, कर्मधारण समास में उत्पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद और पूर्व पद में विशेषण और विशेष वाक्य का संबंध होता है। देशांतर का सामाजिक विग्रह देशों का अंतर होता है, जिसमें से देश विशेष तथा अंतर विशेषण है। चलिए करुण रस यानी कि करुणा हो, ठीक है, दुख हो, तो इसका बी ऑप्शन सही है, शोक। चलिए हम लोग जो रस है, उत्साह रस, शोक, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, उसका स्थायी भाव थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे रस दिया है, स्थायी भाव दिया। करुण रस का होता है शोक, वीर रस का होता है उत्साह, श्रृंगार रस का होता है रति और हास्य रस का होता है हास्य, ठीक है। तो करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 23 नंबर, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है। मैं खाना खा चुका था, ए है आसन्न भूत, बी है संदिग्ध भूत और सी है सामान्य भूत और डी है पूर्ण भूत, ठीक है। तो इसमें इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है, यही आपको, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, पूर्णकालीन भूत, क्योंकि इसमें मैं खाना खा चुका था पूर्ण रूप से कार्य हो चुका है, ठीक है, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है, ठीक है, पूर्ण रूप से ये कार्य हो चुका, तो इसलिए पूर्णकालीन भूत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। सेवक, सेवक में ये जो सेवक है, यहाँ पे सेवक को, राजा सेवक को कंबल देता है, तो कौन सा कारक है, रेखांकित जो पद है उसमें कौन सा कारक है। तो एक है संप्रदान कारक, बी है कर्ता कारक, सी है कर्म कारक और डी है संबंध कारक। तो देखिए संप्रदान कारक है, ए है संप्रदान कारक, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन इसका समझ लें। राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित पद में संप्रदान कारक है। संप्रदान का अर्थ देना होता है, जब किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के लिए विभक्त चिन्ह के लिए या को होता है, कर्ता ने और कर्म को, पढ़े है ना, संप्रदान कारक, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए।
तो ठठेरा जो शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो इसका स्त्रीलिंग हमको बताना है, तो चलिए ऑप्शन देख लें। ठठेरिन, ठठेरिनी, ठठेरी और ठठारी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया है। तो ठठेरा शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा ठठेरिनी, ठठेरिन, सॉरी ठठेरिन, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन। चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो गणित के क्वेश्चन है। तो हम लोग गणित के क्वेश्चन को अभी सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब 25 क्वेश्चन गणित के हैं। चलिए इसको भी हम लोग देखते चलते हैं थोड़ा तेज़ी से, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, इसमें लगाया गया है, ठीक है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भाग 2 में गणित है। 26 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। एक वृत्त की जो परिधि है उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? व्यास पूछा है वृत्त का। चलिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए परिधि, परिधि का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है, और व्यास त्रिज्या के दोगुना होता है, ये भी आपको पता है। तो देखिए परिधि जो है वो उसके क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर बड़ी है व्यास से, तो परिधि का फार्मूला 2πr और व्यास होता है 2r, यानी कि त्रिज्या का दोगुना 2r प्लस, यहाँ पे देखिए कह रहा है 2r प्लस 18.6, तो बराबर किसके? परिधि के। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2πr, इसको इस पर लाएंगे, इस 2r को इस पर लाएंगे तो -2r हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 2π यहाँ पे कॉमन ले लिया है, सॉरी 2r कॉमन ले लिया, तो पाई माइनस आर यहाँ पे आ गया, तो पाई माइनस आर, सॉरी 2r यहाँ पे कॉमन लिया तो पाई -1 यहाँ पर रह गया, ठीक है, ब्रैकेट में। तो इधर 18.6 ही है। अब पाई का यहाँ पे हम मान रख दिए हैं, देखिए 2r, यहाँ पे पाई का मान रखिए 3.14, ठीक है, -1, तो 18.6, तो 2r अब घटा दे 3.14 में से 1 जब घटेगा तो हो जाएगा 2.14, तो 2r यहाँ पे ये है 2.14 और गुणे का चिन्ह है इक्वल टू 18.6, तो 2r इक्वल टू 18.6 और ये जाएगा तो नीचे भाग देता है 2.14, तो जब हम भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 8.68। तो 2r जो होता है आपका क्या होता है? व्यास होता है। यहाँ पे देखिए 2r इक्वल टू व्यास, तो सीधे सीधे चूंकि व्यास d, तो व्यास d इक्वल टू 2r, तो 8.68 सेंटीमीटर, तो 8.68 सेंटीमीटर, ये वाला ए ऑप्शन आपका सही। बहुत टफ नहीं, ये क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, दो संख्याओं का महत्तम समापन यानी HCF और लघुत्तम समापन यानी LCM 12 और 2448 है। LCM, HCF और LCM जो है यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है और दोनों संख्याएं जो है उसका अंतर 60 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल, तो योगफल पूछा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे लगेगा ये सवाल। देखिए आप लोगों को एक फार्मूला सिंपल सा पता होगा कि पहली संख्या तथा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या का मौसा यानी दूसरी मौसा गुणे लसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेंगे पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पे माना गया है, देखिए कि माना पहली संख्या a है तथा दूसरी संख्या b है। अब यही फार्मूला है, चूँकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मौसा गुणे लसा, तो a गुणे b, पहली संख्या a है दूसरी संख्या b है, तो a गुणे b इक्वल टू 12 गुणे 2448, क्योंकि जो मौसा है वो 12 है और लौसा है 2448 है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या कहा है ये हमको देखना है कि दोनों संख्याओं का अंतर 60 है, तो a माइनस बी इक्वल टू 60 यहाँ पे आ गया, ठीक। तो एक फार्मूला होता है, चूँकि फार्मूला यहाँ पे देखिए फार्मूले का यूज किया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको फार्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। और a माइनस बी का फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज कर देना है और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। देखिए यहाँ पे किया गया है, इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज यहाँ पे ऊपर देखिए, ये समीकरण 3 तथा 4 से ये समीकरण दोनों बना लिया गया है, और इसी से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab एक फार्मूला बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 3 और 4 से a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, तो देखिए अब चूंकि ए प्लस बी, अब इसमें दो घात है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दो घात है ना, तो हम इसको करड़ी में बदल देंगे तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी बाहर हो जाएगा, तो ये वर्गमूल हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों का हम लोग वर्गमूल निकालें हम, तो ए प्लस बी हो जाएगा, दो घात हट जाएगा, इस पे सब पे करड़ी आ जाएगी यहाँ पे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो समीकरण 1, 2 और 5 से सबका मान रख देंगे। देखिए अब समीकरण नीचे जब हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ ए माइनस बी का वैल्यू दिया है, यहाँ ए माइनस बी का वैल्यू दिया है समीकरण 2 में। देखिए ए माइनस बी इक्वल टू 60 दिया है, तो ए माइनस बी की जगह पे हम 60 यहाँ पर रख दिए, यहाँ दे एक माइनस बी की जगह पे हम यहाँ पे 60 का वर्ग कर दिए प्लस 4ab है ना, तो 4 की जगह 4 है, ए बी की जगह 12 गुणे 2448 ए बी। देखिए यहाँ पे ए गुणे बी का मान है ना 12 गुणे 2448, तो रख दिया गया, तो मान रख दिया गया। तो जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी 1,21,104। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान आएगा, तो इसको हम जब वर्गमूल इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 348। तो ए प्लस बी यानी दोनों संख्या का योग हो जाएगा 348। देखिए 348 कहाँ है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अनुपात दिया है तो हम लोग उसका मान लेंगे उसका अलग अलग मूल्य। तो माना यहाँ देखिए मान भी रहा, माना स्कूटर का मूल्य 9x, क्योंकि स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात दिया है, तो पहले स्कूटर है तो स्कूटर का 9x मान लेंगे। ठीक है, और मोपेड का 5x मान लेंगे। तो वही माना स्कूटर का मूल्य 9x एवं मोपेड का मूल्य 5x है। ठीक है, तो अब इसमें कह भी रहा है कि यदि एक स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, स्कूटर का मूल्य 9x है। ठीक है, इक्वल टू 5x किसका है, मोपेड का, उससे 4200 अधिक है स्कूटर के मूल्य से। ठीक है, तो मोपेड का जो मूल्य है उससे 4200 अधिक है, तो यानी कि मोपेड का मूल्य प्लस 4200 बराबर होगा स्कूटर के मूल्य यानी 9x के। तो अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 9x यहाँ ये है, इस पर आएगा तो -5x हो जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा 4x, तो 4x 4200, तो x इक्वल टू 1050। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू आ गया 1050, मोपेड का मूल्य क्या है 5x। यहाँ पे देखिए 5x है तो 5 से गुणा कर देंगे यक्स का, यहाँ देखिए इसीलिए 5x इक्वल टू 5250। तो 5x जो मोपेड का मूल्य है वो आ गया 5250, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है 5250। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर। तीन संख्या का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है, पहली का दूसरी से अनुपात 2:3 है, और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए पहली का दूसरी से अनुपात दे दिया है 2:3 और दूसरी का तीसरी से अनुपात दे दिया 5:8, तो तीसरी संख्या क्या होगी। ये सिंपल क्वेश्चन है, एन फार्मूला एक होता है। ठीक है, जैसे या मान लीजिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड संख्या मान लेते ए और बी और सी, तो ए बी और सी मानते हैं ना, तो एक यह फार्मूला होता है, उसी के अनुसार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे बनाए रहिएगा, देखिए कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ठीक है, और संबंध है बी, फिर हम यहाँ पे बी संबंध है सी, तो देखिए एन फार्मूला कैसे होता है। देखिए ए का हम बी से गुणा कराएंगे और बी का फिर बी से, बी का सी से, तो देखिए ये एन बना रहा है, एन, यही फार्मूला यूज होता है ए संबंध बी संबंध है सी के लिए। तो इसमें सॉल्व किया है, इसको भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। देखिए यहाँ आंसर कैसे सॉल्व किया है। फर्स्ट एंड सेकेंड का अनुपात है 2:3, ठीक है, और सेकेंड और थर्ड का अनुपात है
5 संबंध 8 यानी 5 संबंध 8, ठीक है। और फोर्थ सेकंड थर्ड का अनुपात वही फार्मूला कर रहा है। देखिए यहाँ 2 से 5 में गुणा कराएंगे तो 2 पचे 10 हो गया, और फिर 3 का 5 में गुणा कराएंगे तो 3 पचे 15 आ गया, और फिर 3 का 1 मिनट, फिर 3 का 8 में गुणा कराएंगे तो 8 तरीके 24। देखिए यह फार्मूला आ रहा है, पहले 2 का 5 में गुणा कराए हैं तो 2 पचे 10 यहाँ आ गया, और फिर 2 का 8 में गुणा कराएंगे तो 3 का 8 में गुणा कराएंगे तो 3 पचे 15, और फिर से 3 का 8 में गुणा कराएंगे 3 8 24 आ गया, ठीक। तो यह फार्मूला है। माना संख्याएं हैं तो अब आपका हो गया एक संबंध, 2 संबंध 3, तीनों संख्या का अनुपात आ गया 10 संबंध 15 संबंध 24। तो तीनों संख्याएं क्या होगी, अब मानेंगे जब हम संख्या है तो उसके साथ x जोड़ के मानेंगे, तो माना संख्याएं क्या है 10x 15x और 24x, ठीक है। तो 10x 24x और 10x 15x और 24x तीनों संख्या हो गई। तो तीनों का योग कितना दिया है यहाँ पे 392, तो इक्वल टू 392 हम जोड़ दिए। तो अब हम जोड़ेंगे तो 49x इक्वल टू 392 आ गया, तो x इक्वल टू 392/49 यानी कि 8 आ गया। अब तीसरी संख्या पूछा है तो तीसरी संख्या को माने हैं, क्या माने हैं 24x, यहाँ पे देखिए 24x है। तो तीसरी संख्या 24 गुणे x का वैल्यू है 8, तो 24 गुणे 8 यानी कि 192, तो इसका आ गया तीसरी संख्या 192 यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत कुछ नहीं था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है। त्रिभुजाकार खेत है, उसका परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5 संबंध 12 संबंध 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए तीनों भुजाएं जो है अलग अलग हैं, ठीक है। खेत का परिमाप दे दिया है, तो आपको फार्मूला लगाना है कौन सा, यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी अंडर रूट में, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा विस्तार से इसको भी।